हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विशायस में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए। अब और हम शुरू करते हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर 2 को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं? तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बट कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब बहुत छोटा। तो इसे जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं। हम ब्रॉडर कैटेगरी में अगर कैटेगराइज करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बैक्टीरिया में डिवाइड कर सकते हैं, फंगी होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, एल्गी होते हैं। कुछ जो वायरस भी एक अलग कैटेगरी है। वायरस क्या होते हैं? ये अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ये एक्चुअली किसी सेल को एज अ होस्ट यूज़ करता है और उसके अंदर ही मल्टीप्लाई होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के में हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जो वायरस कुछ होते हैं बहुत कॉमन होते हैं, जैसे हम देखते हैं कोल्ड हो जाता है हमें, इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होता है, सर्दी खांसी हो जाती है, वो मोस्ट कॉमन वायरस की वजह से होता है। जो हम राइनो वायरस होता है उससे ये चीज़ें होती हैं। और कुछ सीरियस जो बीमारी होती है जैसे पोलियो हो गया जिससे जीवन बर्बाद हो जाता है, चिकन पॉक्स है, बहुत तकलीफ़ होती है, ये भी वायरस से होता है। तो अलग अलग तरीके के वायरस होते हैं। जो अभी मोस्ट कॉमन वायरस चल रहा है जो कोरोना वायरस है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और जो दिनचर्या है लोगों की बर्बाद हो गई। इस तरीके से कुछ वायरस जो कॉमन होते हैं कुछ बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं। कुछ बीमारियां जैसे डाइजेंट्री और मलेरिया ये प्रोटोजोआ से होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी होती है जैसे टीबी हो गया इस और टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया से होती हैं। इन चीज़ों के बारे में अलग अलग देखते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया है, ये माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मल दिखाई नहीं देते। ये सब साइंटिफिक नेम है। अमीबा को याद रखें, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये सब चीज़ें याद ना रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बट वायरस वायरस बहुत इम्पॉर्टेंट है। वायरस का स्ट्रक्चर और इसकी जो मल्टीप्लाई होने की प्रोसेस है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये जो वायरस है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बीच में आरएनए होता है और यहाँ पे जो कनेक्टिंग प्रोटीन होता है, कनेक्टिंग प्रोटीन एक्चुअली होस्ट सेल से जाके अटैच हो जाता है। ये होस्ट सेल से अटैच होके उसके अंदर जो आरएनए है वो ट्रांसफ़र कर देता है। जो इसका आरएनए है उसके वो होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देता है। तो होस्ट सेल के अंदर जो अपने इसके आरएनए के अकॉर्डिंगली ये होस्ट सेल रिप्रोड्यूस करता है इसको, वायरस को। तो जो वायरस है अपने आप में एक लिविंग थिंग नहीं हो सकती है, हम कह सकते हैं। ये एक होस्ट पे ही डिपेंड कर सकता है। ये किसी होस्ट सेल को जाके सिग्नल प्रोवाइड करता है कि तुम्हें ये बनाना है। तो अगर इसका आरएनए होस्ट सेल में पहुंच जाएगा तो ये इसी की ही अपनी ही कॉपी बनाना शुरू कर देता है। इस तरीके से वायरस स्प्रेड होता है। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंडली होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो ह्यूमस है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं। तो जो ह्यूमस है उससे सॉइल का टेक्सचर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं हम। और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे ईस्ट है वो अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉइस्चर पे डिपेंड करते हैं। जहाँ मॉइस्चर होगा वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से फलेंगे फूलेंगे। जैसे हमने देखा है कि कुछ जो ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर वो अगर कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो कुछ ग्रीन सा पैच बन जाता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ ग्रो करने लगते हैं। किसी भी खाने को अगर आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो उसमें से स्मेल आने लगती है। तो एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को डिकम्पोज कर रहे होते हैं, उसे खा रहे होते हैं, तो इसलिए उसमें से स्मेल आने लगती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या इस्तेमाल हैं देखते हैं एक बार एक एक करके। जो सॉइल फर्टिलिटी को हमने देख लिया कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करके वो सॉइल में
फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो हम एक पॉजिटिव यूज़ है बैक्टीरिया का। एक और कॉमन है जो कर्ड है, दही, जिसे हम दही बनने में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एक, जिसे बैक्टीरिया ही कहेंगे, लैक्टोबैसिलस। ये दूध को एक्चुअली दही में कन्वर्ट करता है। इसको अगर हम थोड़ा सा दही अगर हम बहुत ज़्यादा दूध में रख दें, मान लीजिए थोड़ा सा दही मिला दिया इसमें दूध में, और ये ओवरनाइट अगर हमने रख दिया है, 24 घंटे रख दिए, तो ये पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? ये जो लैक्टोबैसिलस है दूध के प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है दही में। इस तरीके से बैक्टीरिया का हम पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे एक कॉमन बैक्टीरिया है यीस्ट। यीस्ट क्या करता है, फर्मेंट करता है। तो जो रवा है, सूजी, जो इडली बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, जो भटूरे में जो मैदा इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ब्रेड बनाने के लिए जो भी आटा इस्तेमाल करते हैं हम, उसको एक्चुअली फर्मेंट करता है। तो उससे ना फ्लफ़ी सा बन जाता है वो। अगर हम थोड़ा सा आटा लेंगे और उसमें यीस्ट मिला देंगे और थोड़ी देर छोड़ देंगे 10-15 मिनट, तो ये फूल जाता है। एक्चुअली इसकी फ़ोटो भी है। जैसे इस तरीके से हम देखें, मैदा और यीस्ट का पाउडर अगर हम मिला देते हैं तो ये बहुत फ्लफ़ी सा बन जाता है, इसके अंदर पोर्स बन जाते हैं, फैल जाता है। तो इसे ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जो भटूरे हैं, रवा जो सूजी है इडली बनाने में, या फिर अगर हम पकोड़े बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर थोड़ी देर मैदे में मिला के छोड़ दें तो वो फ्लफ़ी सा बन जाता है, कुरकुरा बनता है एक्चुअली। अब जो कमर्शियल यूज़ हम बैक्टीरियाज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कैसे करते हैं कि अगर हम मास प्रोडक्शन करना चाहें अल्कोहल का, तो यीस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। यीस्ट शुगर को एक्चुअली डिकम्पोज़ करता है और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये एक मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्रोसेस है एक्चुअली, जो शुगर है, शुगर को जो ईस्ट है कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, इस पूरी प्रोसेस को एक्चुअली हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अगर हम कीवर्ड देखें, फर्मेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे। लुईस पैस्चर बहुत बड़ा नाम है। अगर हम मेडिकल इंडस्ट्री में देखें तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस लुईस पैस्चर ने ही खोजी थी 1857 में। अब मेडिकल यूज़ भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म का। अगर हम एंटीबायोटिक, बहुत कॉमन आजकल दवाई होती है, एंटीबायोटिक भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म से ही बनती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल करके ही एंटीबायोटिक बनाते हैं। जैसे पेनिसिलिन हो गया, बहुत कॉमन सी एंटीबायोटिक है। बट आजकल जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। अगर हम देखें तो टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टीबी बनने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि कोई भी एंटीबायोटिक उसमें काम नहीं करता। तो एंटीबायोटिक अगर हम इरेगुलर या फिर इलॉजिकली यूज़ करें तो एक्चुअली जो हमारे अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, वो एंटीबायोटिक के लिए इम्यून होते जाते हैं। तो एंटीबायोटिक जो है उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। डॉक्टर ने जैसा प्रिस्क्राइब किया है उतना ही लें और कुछ समय के लिए ही लें, क्योंकि जितना हम एंटीबायोटिक खाएंगे उतना ही जो हमारे अंदर बैक्टीरिया हैं उसके लिए इम्यून होते जाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने 1929 में पेनिसिलिन की खोज करी थी। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ सकता है। एंटीबायोटिक हम गायों को और अपने जो लाइफ स्टॉक्स हैं जो हम खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको भी खाने में मिला के देते हैं, क्योंकि उन्हें भी वायरस और बैक्टीरिया का डर होता है। अब कॉशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन एक वायरस से बचने का तरीका है। जो वायरस होता है वो एक्चुअली हमारे होस्ट सेल पे सर्वाइव करता है। तो वायरस को मारने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो एंटीबॉडीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी वायरस से लड़ना चाहें तो बचपन में क्या होता है, बचपन में ही जो वैक्सीन है, जो खतरनाक वायरस हैं, बीमारियां हैं, जैसे पोलियो हो गया,
टाइफाइड हो गया, इन सब की वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन एक्चुअली क्या होती है, एटीन्यूएटेड फॉर्म ऑफ वायरस ही होता है। मान लीजिए पोलियो की वैक्सीन है, तो पोलियो की वैक्सीन में पोलियो वायरस ही होता है एक्चुअल में। तो बट जो वायरस है पोलियो का, वो इतना वीक और इतना कमज़ोर होता है कि वो हमें अटैक नहीं कर सकता, बट वो एक फॉर्म लेके चलता है। तो हमारे शरीर को वो बताता है कि ये जो वायरस है, ये जो एटेन्यूएटेड फॉर्म है, वीकर फॉर्म है पोलियो का, इसके लिए कौन सी एंटीबॉडीज़ बनानी है। तो इस तरीके से बचपन में ही हमारा शरीर सीख जाता है कि पोलियो वायरस के लिए किस तरीके से एंटीबॉडीज़ डेवलप करनी है। तो इस तरीके से वैक्सीन काम करती है। बचपन में हमें टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इस तरीके से इनके लिए वैक्सीन दी जाती है, ताकि हमें फ्यूचर में अगर ये वायरस अटैक करते हैं तो हमारे शरीर को पता हो कि कौन सी एंटीबॉडीज़ बनानी है जिससे इन वायरस को ख़त्म किया जा सके। एक एडवर्ड जेनर हैं, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी 1798 में। वैक्सीन बनाना इतना बच्चों का खेल नहीं है। 1798 में इतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे कि वो एडवर्ड जेनर ने इतनी आसानी से नहीं बना लिया। और उस समय स्मॉल पॉक्स एक डेडली डिसीज़ हुआ करती थी। डेडली मतलब जान चली जाती थी, और जो मोर्टेलिटी रेट है बहुत हाई हुआ करता था उसमें। तो एक भगवान की तरह एडवर्ड जेनर आए, उन्होंने वैक्सीन बनाई, तो आज स्मॉल पॉक्स का ख़तरा उतना ज़्यादा नहीं है दुनिया में। इस तरीके से जो स्मॉल पॉक्स है, दुनिया के बहुत सारे कोनों से एकदम इरेडिकेट कर दिया गया है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि प्लांट अपना जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से नहीं ले सकते, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म उनकी जड़ों में रहते हैं, जो नेचुरल अवेलेबल नाइट्रोजन है उसे प्लांट यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया होता है या ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करती है प्लांट एडिबल नाइट्रोजन में। जो एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज़म को बहुत वास्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए अच्छे हैं, कुछ हार्मफुल हैं। तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उनके बारे में देखते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे शरीर में पलते हैं, मतलब वो हमारे शरीर से न्यूट्रिएंट या फिर उनकी जो आवश्यकता है वो लेते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे शरीर में पनपते हैं उसे पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजन मतलब परजीवी। परजीवी अगर हम हिंदी में लिखें तो। अब डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो देखते हैं। जो कॉमन डिसीज़ है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म से कैसे फैलते हैं, या तो वो हवा से फैलेंगे, या पानी से फैलेंगे, या खाने से। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बीमारियां होती हैं वो कम्युनिकेबल होते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होते हैं, जो एक्चुअली संपर्क में आने से ट्रांसफ़र हो, मिलने से, जुलने से, खाना शेयर करने से, इस तरीके से वो कम्युनिकेट करता है, फैलता है। तो इसका एग्जांपल देंगे तो क्लोरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, टीबी है। टीबी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है। जब हमें सर्दी खांसी होती है तो हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो छींकने और खांसने में थाउजेंड्स ऑफ ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं जिनमें ये वायरस और बैक्टीरियाज होते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेबल होते हैं। अब जो कैरियर है, एक तो नॉर्मली हम खांसने छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उससे भी ये फैलता है। दूसरा, जो इंसेक्ट्स होते हैं ये भी कैरियर होते हैं। अगर हम मलेरिया और डेंगू की बात करें तो मच्छर उसका कैरियर होता है, मस्कीटो जो है। तो इसमें भी दो वैरायटीज़ हैं मच्छरों की, दो प्रजातियां हैं एक्चुअली। एक फीमेल एनोफिलीज मच्छर है जिससे मलेरिया होता है। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी प्री में कि मलेरिया किससे होता है और वायरस किससे होता है। दो स्टेटमेंट दिए हुए थे, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ऐसा पूछा था। तो एनाफिलिस से मलेरिया, और जो फीमेल एंडीज से डेंगू। ये एक याद करने का तरीका है कि डी एडिस डेंगू दोनों में डी है, तो ये एडिस से डेंगू होता है, और जो बचा हुआ मलेरिया एनाफिलिस वो तो कॉमन है। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं याद करने के लिए, आप अगर बना लें तो बहुत अच्छा है।
मच्छर है वो साफ़ पानी में पैदा होता है। अगर हम खुले में साफ़ पानी छोड़ दें तो वो जो लार्वा है मच्छर के वहाँ छोड़ देती है फीमेल, और फिर वो पनपते हैं। अगर हम साफ़ पानी को बंद रखें या फिर पानी बिल्कुल बर्बाद ना करें तो इसका जो पनपना है वो बच सकता है, और जो डेंगू और मलेरिया का ख़तरा है वो हम कम कर सकते हैं। ये एक टेबल दिया हुआ है कि कौन सी बीमारी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म से होती है। जैसे टीबी है वो बैक्टीरिया से होती है, मीज़ल्स वायरस, चिकन पॉक्स, पोलियो ये वायरस से होता है। एक्चुअली ये चीज़ हमें पढ़ते पढ़ते अचानक अपने आप याद हो जाएगी, इसे हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। क्लोरा बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस वायरस से, मलेरिया प्रोटोजोआ से, इस तरीके से ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जो एनिमल को ही इफ़ेक्ट करते हैं, इंसानों को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जो फुट एंड माउथ डिसीज़ है, जो कैटल्स में होता है, ये बहुत ख़तरनाक होता है। इससे दूध की जो उत्पादन क्षमता है गायों की वो कम हो जाती है। एक एंथ्रेक्स होता है, बहुत कॉमन है, जो कैटल्स में होता है। ये एक्चुअली ह्यूमंस में भी होता है, कैटल्स में भी होता है। फुट एंड माउथ ओनली वायरस है जो कैटल्स में होता है। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे भी हैं जो प्लांट को भी इफ़ेक्ट करते हैं, उन्हें भी ख़राब करते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो खेती की पैदावार है उसको ड्रास्टिकली ख़राब कर देते हैं, क्योंकि बहुत मास लेवल पे फैलते हैं। जैसे ये कॉमन से कुछ हैं जो प्लांट में डिसीज़ है। सिट्रस कैंकर एक बीमारी है, वो बैक्टीरिया से होती है, हवा में फैलती है। रस्ट ऑफ वीट बहुत कॉमन है, फंगस होता है ये एक्चुअली, जो एयर है और सीड से फैलता है। ये भी ध्यान में रखने वाली चीज़ है। एक चीज़ याद रख सकते हैं, रस्ट ऑफ वीट, बस ये फंगी से होता है, बस इतना याद रखना है कि फंगस से होता है। ये थोड़ी सी कॉमन सी चीज़ है। यूपीएससी जो होता है एक्चुअली कॉमन सी चीज़ पूछता है, बहुत ऑब्वियस सी चीज़, बट ऑप्शन ऐसे दे देगा कि वो कंफ्यूज कर देते हैं। ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि रस्ट ऑफ वीट है वो फंगस से होता है, बट एग्ज़ाम में पूछ लेगा क्या रस्ट ऑफ वीट वायरस से होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है। बट अगर हम याद रख लें कि रस्ट ऑफ वीट फंगस से होता है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग होगा और हमारा आंसर सही हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है हमें। एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि जब हम ख़राब खाना होता है एक्चुअली, जब खाने को बहुत देर रख दिया जाता है, मतलब रात भर रख दिया गया मान लीजिए, जो टेम्परेचर है नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो फलने फूलने लगते हैं, वो अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म अपनी संख्या बहुत बढ़ा देते हैं तो वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो रिलीज़ करने लगते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस ही हमें फूड पॉइजनिंग क्रिएट कराते हैं। इससे हमें बहुत तकलीफ़ होती है, पेट में दर्द या फिर बहुत तरीके की दिक्कत होती है। अब ये जो फूड पॉइजनिंग है, खाना ख़राब हो जाने से जो होती है, उसे हम रोक भी सकते हैं बाय प्रिजर्वेशन। अब जो प्रिजर्वेशन के कई तरीके हैं, केमिकल मेथड है, अगर हम देखें बहुत कॉमन सा होता है सॉल्ट और एडिबल ऑयल। अगर हम अचार देखें, अचार जो होता है उसको प्रिज़र्व करने का बहुत कॉमन सा तरीका है, उसमें नमक और तेल बहुत ज़्यादा होता है और मसाले होते हैं, तो ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। इनको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं क्योंकि ये दूसरी चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है। अब प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, जैसे हमने ऊपर देखा कि नमक से हम अगर कवर कर दें खाने को तो वो ख़राब नहीं होता। जो मीट है, फ़िश है, इनको अगर हम सूखे नमक में कवर करके रख दें तो ये कई दिनों तक चल जाते हैं। ये भी नेचुरल प्रिजर्वेटिव में ही आएगा। शुगर भी एक टाइप का नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। इसमें अगर हम जो जैम्स है, जेली है, ये इसमें बहुत ज़्यादा चीनी की मात्रा डाल दी जाती है तो बहुत लंबे समय तक चलता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ये भी अचार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम पिकल्स देखें तो इसी में बनते हैं। विनेगर और ऑयल भी नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स ही कहलाते हैं। अब हीट और कोल्ड, वायरस को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए। अगर इस रेंज में टेम्परेचर में वो खाना है तो बैक्टीरिया वायरस यहाँ पे फ्लरिश करेंगे, जिएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इससे टेम्परेचर या ज़्यादा होगा या इससे कम होगा तो दोनों ही कंडीशन में
बैक्टीरियाज पनप नहीं सकते। तो कोल्ड में क्या होता है, फ्रिज जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर इतना कम कर दिया जाता है बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड कि बैक्टीरियाज वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। तो हमारा खाना एज इट इज़ वहीं पड़ा रहता है वैसे ही। और हीट, गर्मी अगर 100 डिग्री की टेम्परेचर हो गया तो बैक्टीरियाज वहाँ बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो बचा हुआ खाना है उसको गर्म करके खाना चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए, हमें फूड पॉइजनिंग ना हो। अब दूध है, उसको एक प्रोसेस होती है पैस्चराइजेशन। इसमें क्या होता है, मिल्क को जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और सडनली उसे कूल डाउन कर देते हैं, उसे नॉर्मल टेम्परेचर में आने ही नहीं देते और पैक कर देते हैं। तो ये जो पैस्चराइज्ड मिल्क है वो लंबे समय तक चलता है। तो ये जो प्रोसेस है पैस्चराइजेशन, अगर पैस्चराइज्ड मिल्क है तो उसे हम गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम पैकेट फोड़ें और उसे खाना शुरू कर दें। तो जो पन्नी में पैक्ड होके आते हैं अमूल या मदर डेयरी के, तो वो मिल्क पैस्चराइज्ड होता है, इस प्रोसेस से गुजारा हुआ, तो वो गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। अब स्टोरेज और पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा कि हमारी मम्मी है वो एयर टाइट डब्बे में आटा चावल रखती है ताकि उसमें नमी ना पहुँचे। अगर किसी भी खाने में नमी पहुँच गई या मॉइस्चर पहुँच गया तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज़म को पनपने के लिए जगह मिल जाती है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो अगर हम चीज़ों को अच्छे से सुखा लें और उन्हें एयर टाइट डब्बे में बंद कर दें तो खाना बहुत लंबे समय तक चलता है। इवन अगर हम देखें कि जो गेहूँ और चावल होता है, हम डब्बे में बड़े बड़े कंटेनर्स में पैक करके रख देते हैं, वो अगले साल या उसके अगले साल भी वैसा का वैसा ही रहता है, ख़राब नहीं होता। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस तो हमने कई बार देख ली। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है 78% पड़ा हुआ है, वो प्लांट डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो राइजोबियम या राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है उनकी जड़ में होता है पेड़ों की। तो वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे इस्तेमाल करते हैं और उसे एडिबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं जिसे प्लांट यूज़ कर सके। तो ये जो रिलेशन है वो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, क्योंकि बैक्टीरिया है वो प्लांट की मदद कर रहा है और प्लांट बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। तो जो भी इकोलॉजी में, बायोलॉजी में अगर दो चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और साथ में रह रहे हैं तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। इस तरीके से जो बैक्टीरियास हैं इसे जड़ में रहते हैं और जड़ में ही प्रोसेस करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है मिट्टी के पोर्स से यहाँ तक पहुँचता है, उसे फिक्स करके प्लांट को देते हैं और प्लांट उसे इस्तेमाल करती है एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन है वो हमारे एनवायरनमेंट में 78% है। ये बहुत ज़रूरी भी होता है। ये नाइट्रोजन साइकिल बहुत ज़रूरी है, इसे समझना ज़रूरी है, रटना ज़रूरी नहीं है। एक बार समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से इस साइकिल को बना सकते हैं। अब इस शुरुआत यहाँ से होती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऐसी हवा में पड़ा है, उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को दो तरीके से फिक्स किया जा सकता है यूजेबल फॉर्म में। या तो लाइटनिंग होगी, जो बिजली कड़कती है आसमान में, उससे भी नाइट्रोजन फिक्स होता है इस्तेमाल करने लायक। तो यहाँ से ज़मीन में ये पहुँच जाता है नाइट्रोजन, फिर ज़मीन से बैक्टीरिया के द्वारा इसे प्लांट के यूज़ करने लायक बना दिया जाता है। या तो कुछ बैक्टीरियास उसे फिर रिटर्न कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, वो रॉ नाइट्रोजन को लेके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर ये एटमॉस्फेयर में आ जाता है। फिर दूसरा तरीका है बैक्टीरियास के द्वारा। अब बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं उसे ज़मीन पे छोड़ देते हैं, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड उन्होंने तैयार किया वो ज़मीन पे छोड़ देते हैं। अब ज़मीन से क्या होता है, प्लांट उन्हें ऊपर की तरफ लेते हैं, फिर प्लांट को एनिमल और खाते हैं, या तो एनिमल ने खा लिया या दूसरे प्लांट ने उसको इस्तेमाल कर लिया। फिर जो एनिमल ने खाया उसे एज अ वेस्ट रिलीज़ कर देगा एनवायरनमेंट में। फिर जो वेस्ट रिलीज़ किया है फिर उस वेस्ट से फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड तैयार होगा, और वो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो फिर एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया द्वारा फिर से उसे एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है। इस तरीके से जो नाइट्रोजन साइकिल है बहुत आसान है। एक बहुत कॉमन सी जो चीज़ है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, जो लाइटनिंग है,
जो बिजली कड़कना है इससे भी नाइट्रोजन फिक्स होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत कॉमन सी चीज़ है लाइटनिंग। अगर हम ध्यान न दें और किसी ने पूछ लिया कि नाइट्रोजन फिक्स करने के कितने तरीके हैं, तो हमें सीधा बैक्टीरिया से याद आते हैं। बट जो लाइटनिंग है इससे भी नाइट्रोजन फिक्स होता है, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। चलिए यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। चलिए हमारी मेहनत को थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए और हमें लाइक फॉलो सब्सक्राइब का फ्यूल देते रहिए, ताकि हम अपना मेहनत जो है उसको और बढ़ाएं और आपको जितना हो सके हमारी मेहनत जो है हम फ्री कंटेंट दे सकें। आजकल यूट्यूब में आपको पता है कि फ्री कंटेंट बहुत कम होता है, हम तो बिल्कुल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए और चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।